हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का हमारा पहला अध्याय, जिसका नाम है खंड का व्याकरण ग्रामर, भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। पढ़िए और समझिए। अरे, ये किस बात के लिए आंदोलन किया जा रहा है? ये आंदोलन नहीं है, रैली है। ये लोगों को वृक्ष लगाने व वन न काटने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ऊपर चित्र में आपने देखा कि सभी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, मगर कैसे? क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो लोग हैं ये आपस में बात कर रहे हैं। और वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में जिन्होंने रैली निकाली है। अब उनको कैसे पता चल रहा है कि इन्होंने रैली किस शीर्षक पे या किस टॉपिक पे निकाली है? तो वृक्ष लगाओ पे या वृक्ष बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए इन्होंने रैली निकाली है। अब उनको पता कैसे चला? उनके हाथ में एक साइन बोर्ड था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था। पाठ प्रवेश कर लेते हैं बच्चों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और दूसरों की बात स्वयं समझना चाहता है। मनुष्य द्वारा विचारों, सूचनाओं और भावों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। जैसे, अरे गीतिका, उदास क्यों बैठी हो? मेरी अंगूठी खो गई है। क्या वह सोने की थी? हाँ, वह सोने की थी। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी अंगूठी ढूंढवाती हूँ। ऊपर चित्रों में आपने देखा कि दो महिलाओं के मध्य जो संवाद हुआ है वह बोलकर हुआ है। संवाद का यह माध्यम भाषा है, लेकिन ध्यान रहे कि हाथ, आंख या अन्य संकेतों द्वारा समझाई गई बात भाषा नहीं होती। ठीक है, भाषा में सिर्फ लिखित रूप और मौखिक रूप को शामिल किया गया है। अगर आप संकेतों से या इशारों से बात करते हैं तो वो भाषा नहीं कहलाती। किसी बैठे हुए व्यक्ति को उंगली से संकेत किया गया और वह खड़ा हो गया तथा हाथ हिलाकर अपने पास आने का संकेत किया और वह पास आ गया। इन संकेतों में विचारों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन वह भाषा नहीं है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। मानव मुख से उच्चरित ध्वनि संकेत व्यवस्था में बंधे होते हैं। यह व्यवस्था ध्वनियों के उच्चारण, शब्दों एवं पदों के निर्माण तथा वाक्यों की रचना आदि में मिलती है। तो जो भी हम बात करते हैं इसमें शब्दों का, वाक्यों का मिश्रण होता है और उनको सही ढंग से शुद्ध तरीके से बोला जाता है या लिखा जाता है। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के समक्ष रख सकते हैं और उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं भाषा के रूप, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से इन्हें क्या कर लेते हैं, एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसमें मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। यह भाषा का मूल रूप है। इसे मनुष्य सहज ही प्राप्त कर लेता है। इसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बचपन से ही अपने जितने भी उसके परिवार के लोग होते हैं उनके साथ बातचीत करके इसे सीख लेता है। बातचीत करना, भाषण, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा का। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। यह भाषा का स्थायी रूप है। यह सहज रूप से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इसे सीखना पड़ता है। ठीक है, लिखित भाषा जो होती है इसे हमें सीखना पड़ता है, तभी ये हमें आती है। पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र, ईमेल आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब हम जान लेते हैं मातृभाषा क्या होती है। जिस भाषा को बच्चा अपनी माता और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो वह पंजाबी भाषा सीख लेता है, क्योंकि इनकी बोलचाल किस में होती है? पंजाबी में होती है। और यदि वह कन्नड़ भाषा बोलती है तो वह कन्नड़ भाषा सीख लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारी माता की भाषा होती है वही हमारी मातृभाषा बन जाती है।
राजभाषा, सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में की गई भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। राष्ट्रभाषा, विद्वानों और भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान की है उसे मानक भाषा कहते हैं। समय समय पर भाषा लिखने हेतु नए नए रूप प्रचलित हुए। ऐसे में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी का मानकीकरण और कुछ वर्तनियों में परिवर्तन किया। नीचे शुद्ध शब्दों तथा वर्णों का मानक रूप दिया गया है। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। री, ली, ल का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर गुंडी के आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे संज्ञा राम को, सर्वनाम उसको। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे पढ़ चुका है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ यहाँ तक। श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य, व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे नई का हो जाता है नई, हुआ का हो जाता है हुआ। किए, आए, नई, हुआ आदि मानक रूप हैं। जहाँ य शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह य ही रहेगा, जैसे स्थायी। अव्ययी भाव, दायित्व आदि में य के स्थान पर ई नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। श्री रेखा के ऊपर मात्रा व चंद्रबिंदु दोनों के लिए स्थान अभाव हो जाता है, अतएव चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है, जैसे मैं का हो जाता है मैं। अन्यंत्र चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में जो कुछ ध्वनियां हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं, केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है, यानी कि मान्य है। कुछ शब्दों दोनों रूपों में मानक है, जैसे सर्दी, सर्दी, गर्दन, गर्दन आदि शब्दों के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे सन, विद्वान आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट, जैसे अधर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर। अब हम जान लेते हैं बोली क्या होती है बच्चों। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली या प्रयोग में लाने जाने वाली बात भाषा जो होती है वो बोली कहलाती है। बोली का अधिकतर मौखिक रूप ही होता है, मतलब इसका अभी तक लिखित रूप नहीं है, ये मुंह से ही बोली जाती है। बोली का जब विकास होता है तो वह लिपिबद्ध होने लगती है। यदि उसमें साहित्य रचना भी होने लगे तो वह बोली भाषा का रूप ले लेती है। खड़ी बोली बोली थी, उसका मानक रूप बना हिंदी, हिंदी में साहित्य रचना भी हो रही है। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। बोली एवं भाषा में अंतर। अब क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही बोली जाती हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है। बोली एक सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग में लाई जाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र जो है वो व्यापक है, बड़ा है। बोली का प्रयोग बोलचाल में किया जाता है, जबकि भाषा का प्रयोग साहित्य रचना में किया जाता है, ठीक है। मतलब बोली जो होती है उससे बोलचाल होती है, लेकिन भाषा को हम लिखने के लिए भी प्रयोग करते हैं।
बोली को लिखा नहीं जाता जबकि भाषा का लिखित रूप होता है। बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है जबकि भाषा सर्वमान्य है। लिपि जान लेते हैं बच्चों। लिपि क्या होती है? मौखिक भाषा में ध्वनियां होती हैं। ध्वनि संकेतों के माध्यम से दूर स्थित व्यक्तियों तक अपने विचार नहीं पहुंचाए जा सकते, अतः तत्कालीन विशेषज्ञों ने उच्चरित ध्वनि संकेतों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए जिन्हें वर्ण कहा गया। इन वर्णों के लिए लिखावट के आकार प्रकार होते हैं, यानी लिपि चिन्ह होते हैं, जैसे आ, ओ, ई, क, ख आदि। मौखिक या कथित भाषा को लिखने का यह ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है बच्चों। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह सदैव बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। केवल उर्दू भाषा की लिपि फारसी ही ऐसी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। भाषा लिपि, तो इनकी हम भाषाओं की लिपि जान लेते हैं। जैसे मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी है, हिंदी की भी देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, कोंकणी की भी देवनागरी है। पंजाबी की क्या है लिपि? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। जर्मन की भी रोमन है, फ्रेंच की भी रोमन है, तमिल की तमिल है और बांग्ला की बांग्ला है। साहित्य क्या है बच्चों? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। हर भाषा के अलग अलग विषयों का भंडार होता है। साहित्य के द्वारा समसामयिक विचारों को अगली पीढ़ी तक ले जाया जा सकता है। साहित्य के भेद। साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या होता है? साधारण व सरल भाषा में संचित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहा जाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। कहानी, नाटक, एकांकी, पत्र, उपन्यास, संस्मरण आदि गद्य की कुछ विधाएं हैं। प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर आदि कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार हैं। पद्य साहित्य इस साहित्य के अंतर्गत लय, तुक, यति, छंद आदि को ध्यान में रखकर भावों एवं विचारों का संचय किया जाता है। कविता, गीत, पद, छंद, दोहा आदि पद्य की विधाएं हैं। सूरदास, कबीरदास, रहीम, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त आदि कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार हैं। व्याकरण। व्याकरण शब्द वी जमा आ जमा करण से मिलाकर बना है। इसका अर्थ है भाषा को विशिष्ट आकार प्रदान करना। भाषा को नियमों में बांधने का काम भी व्याकरण द्वारा ही होता है। व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान कर उसे शुद्ध बनाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान एवं प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है पद विचार और चौथा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद तथा उनके मेल से बनने वाले शब्द के नियमों के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। पद विचार, इसके अंतर्गत कारकों एवं प्रत्ययों से युक्त शब्द रचना, पद भेद, रूपांतरण, पद परिचय आदि का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, प्रकार, वाक्य विग्रह, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा भाषा का वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सर्वप्रथम बच्चा परिवार से जिस भाषा को सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ध्वनि चिन्ह लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। साहित्य के 2 भेद होते हैं, गद्य व पद्य। व्याकरण भाषा को मानव रूप प्रदान करता है। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा ये इस अभ्यास कार्य के थ्रू हम जान लेते हैं।
सोचकर बताइए, यदि भाषा ना होती तो आप अपने विचार कैसे प्रकट करते? तो हम अपने विचार जो है वो इशारों के थ्रू लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नहीं समझा पाते बोलकर या लिखकर, तो हम इशारे करते और इशारों से लोग जो है समझ नहीं पाते। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सामाजिक प्राणी है, कौन है इनमें से? क्या वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है या फिर ये सभी है? तो मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी होता है। खा, मनुष्य द्वारा विचारों, सूचनाओं और भावों का आदान प्रदान कहलाता है क्या? पहला भाषण, दूसरा संप्रेषण, तीसरा अध्ययन या फिर चौथा साहित्य। तो ये है बच्चों संप्रेषण, जिसमें मानव जो है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक का निशान लगाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? तो भाषा जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब इसमें हम बोलकर, लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर, पढ़कर समझता है। बाकी के जो प्रश्न हैं इनका उत्तर आप स्वयं ढूंढेंगे और लिखेंगे। तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, लिपि, मौखिक, हिंदी, नियमों, बोली। इनको आपको पढ़कर ध्यान से सही रिक्त स्थान पर भरना है। जैसे पहला, भाषा का मूल रूप डैश भाषा है, तो भाषा का जो मूल रूप है वो है मौखिक भाषा, ठीक है। दूसरा, डैश भारत की राजभाषा है, इनमें से कौन सी है? हिंदी है। इसी प्रकार आप बाकी के रिक्त स्थान भरेंगे। चौथा, इन भाषाओं को इनकी लिपि से मिलाइए, ठीक है। इस तरफ आप देख रहे हैं भाषाएं लिखी हैं, इस तरफ लिपि लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है? भाषा को उसकी लिपि से मिलाना है। जैसे कि मराठी, मराठी की लिपि बच्चों देवनागरी है, ठीक है। इसी तरीके से जर्मन की लिपि है रोमन। बाकी की जो भाषाएं हैं इनकी लिपि से आप उनका मिलान करेंगे। निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए। अब संस्कृत की क्या होती है? हमने पढ़ा था पाठ में, वो होती है देवनागरी, ठीक है। इसी तरीके से अंग्रेजी की होती है रोमन, पंजाबी की होती है गुरुमुखी। बाकी की जो 3 भाषाएं हैं इनकी आप लिपि लिखेंगे। आओ करके देखें। अपने आसपास के लोगों की भाषा को जानिए और उनकी भाषा के 5 शब्द और 5 वाक्य लिखिए। अब बच्चों, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिले होंगे, तो उनकी भाषाओं के बारे में आपको जानना है और उनकी भाषा पे आपको 5 शब्द या 5 वाक्य लिखने हैं। ज्ञान परख, 10, 50 या 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में तथा क्या वाक्य लिखा होता है बताइए। अब जिस रुपए से आप सामान खरीदते हैं, क्या आपने कभी उस रुपए को गौर से देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप आज अपने मम्मी पापा से रुपया मांगेंगे और उस पर गौर से देखेंगे और आप पता लगाएंगे कि उसमें किन किन भाषाओं में उस रुपए का नाम या छोटी छोटी जो लाइनें हैं वो लिखी हुई हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे।